आम आदमी पार्टी साफ तौर पे कह देती है साहब हम अकेला लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को क्या करना चाहिए? बीजेपी की विचारधारा से हम वाकिफ हैं, बहुत अच्छी तरह बखूबी वाकिफ हैं। ये अलायंस है, था और रहेगा। दिल्ली बीजेपी के हाथों में जाने के क्या मायने हैं? वहां बोलते हैं, कहते हैं सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोलते, वहां बोलते हैं अरे संसद में बोलिए, संसद में भी बोलते, हम हर जगह बोलते हैं साहब, क्यों नहीं सुनाई दे रहा लोगों को? कैसे हमसे हमसे सवाल पूछा? अरे 11 साल से जो सरकार में है उनसे आप सवाल पूछ नहीं पा रहे, सारे सवाल कांग्रेस से पूछते हैं, क्यों? जो प्रवासी भारतीय थे, अप्रवासी, उनको किस तरह से जलील करके निकाला गया। नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से असरदार नहीं साबित हुए। अपमानित करके हमारे हिंदुस्तानियों को वापस भेजा गया। ये प्रधानमंत्री अमेरिका से लौटे उसके कुछ घंटों बाद। अभी तो यहाँ से हथियार सिर्फ बेचने की बात हो रही है, उसके बाद आप भारत की सड़कों पे देखेंगे। एक देश आपके साथ सौदेबाजी कर रहा हो, आप उस सौदेबाजी में भी लगातार चुप हैं। पता नहीं क्या दबाव है मोदी जी पर। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जून का महीना और साल था 2023। 26 पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ मिलकर आई और मिशन उनका था नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराना 2024 के चुनाव में। किसी ने नहीं सोचा था कि कोई जादू हो जाएगा। सबने सोचा था कि एक तरह से ये एक तरह की साधारण राजनीतिक गतिविधि है, साधारण राजनीतिक समूह बन रहा है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे अलायंस ने परफॉर्म किया 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने न सिर्फ कि देश की राजनीति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक तरह से लोगों को हैरान किया कि क्या नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लगभग इंडिया अलायंस ने हरा दिया, या मैं कहूंगी कम से कम हिला तो दिया। लेकिन अब उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद 9 महीने बाद सिर्फ हम देख रहे हैं इस बात को कि किस तरह से सिर्फ 9 राज्य ऐसे बचे हैं जिनमें अभी नॉन बीजेपी जो पार्टियां हैं उनकी सरकार है। और पूरी तरीके से जो नुकसान हुआ था भाजपा को और बीजेपी को, भाजपा को, नरेंद्र मोदी को, उसकी लगभग भरपाई कर ली है। और फिर से मैं अंग्रेजी में कहूं तो ड्राइविंग सीट पर नरेंद्र मोदी और भाजपा नजर आ रहे हैं। इसको कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है? खासकर 3 महत्वपूर्ण चुनाव, महाराष्ट्र, हरियाणा और उसके बाद अब दिल्ली, इन चुनावों में इंडिया अलायंस का जो बिखरना देखते हुए किस तरह से देख रहे हैं? मेरे साथ पवन खेड़ा इस वक्त मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का जाना माना चेहरा है, तेज तर्रार नेता हैं, चेयरमैन भी हैं मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के एआईसीसी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका पवन खेड़ा जी। सवाल बहुत शुक्रिया। ज्यादा हैं और सवाल बहुत अहम है। कोई इस वक्त कोई ऐसा राजनीतिक भूचाल नहीं आया है जिसकी वजह से मैं आपको आपका इंटरव्यू कर रही हूं, लेकिन इतने गंभीर सवाल हैं। मैं शुरुआत इस बात से करना चाहती हूँ कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, और दिल्ली में तो सीधे सीधे आंकड़े ये बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने साथ में चुनाव लड़ा होता तो इस बात की बहुत कम संभावना थी कि इतनी खराब हार होती या हार ही नहीं होती। अरफा जी, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूं जब दिल्ली के मुतालिक सवाल, गठबंधन के सवाल आप कांग्रेस से पूछते हैं, मीडिया कांग्रेस से पूछता है। आप याद करिए, गोपाल राय इनके नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने लोकसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद एक स्टेटमेंट दिया कि हम दिल्ली में अकेला लड़ेंगे। आप क्या सोचती हैं? उसके बाद हम उनकी मनुहार करते रहते, नहीं साहब हमारे साथ लड़ लो, हमारे साथ लड़ लो। अब अगर 2 लोगों में मोहब्बत खत्म हो जाती है और एक कहता है मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तो कोई पीछे पड़ के तो शादी नहीं करवाई जाती ना। हम अपनी फिर पार्टी को मजबूत करने निकल पड़े, और क्या करेंगे? हमने अब सोचा चलिए अब अपना वोट शेयर बढ़ाएँ, अपने समर्थकों के बीच में जाएँ। राष्ट्रीय पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, 15 साल दिल्ली में शासन किया। इतने साल कोई और पार्टी दिल्ली में शासन नहीं कर पाई जितने साल कांग्रेस ने किया, जब से दिल्ली की असेंबली बनी। तो आप मुझे बताइए, जब आम आदमी पार्टी साफ तौर पे कह देती है साहब हम अकेला लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को क्या करना चाहिए? घर बैठ जाएं? संभव नहीं है। राजनीति छोड़ दें? संभव नहीं है। इलेक्शन को बॉयकॉट कर दें? संभव नहीं है। लड़ना ही था। दो विचार यहाँ पर उभर कर सामने आ रहे हैं। मुझे इस बात का इल्म है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, कि बहुत पहले ये बात की तैयारी हो चुकी थी या तय हो चुका था आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन एक ख्याल ये भी था कि कांग्रेस पार्टी को अच्छे तरीके से ये पता था कि वो अपनी सरकार तो नहीं बना रही है। इतना अंदाजा तो पॉलिटिकल पार्टियों को होता है। ऐसे में एक विचार ये था कि चलिए इस अलायंस को बचाए रखने के लिए या नॉन बीजेपी फोर्स को बचाए रखने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी इतना जोर ना लगाती चुनाव में जितना उसने लगाया, तो हो सकता है कि ये स्टेट बीजेपी के हाथ में नहीं जाता। आप मुझे एक बात से भी बड़ी हैरानी होती है कि और इसमें सारी मैं उम्मीदें एक कांग्रेस से। नहीं, मैं एक शेर कह सकती हूँ कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना आपको मिली दिल्ली ना आम आदमी पार्टी को मिली दिल्ली।
देखिए, उम्मीदें कांग्रेस से रखती हैं आप, मीडिया, अच्छी बात है, देश रखता है, अच्छी बात है, रखनी भी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, परिस्थितियां, हालात ऐसी बना दी जाएं कि साहब हमें लड़ना ही है, तो फिर हम क्यों ना लड़ें? फिर कोई हाफ हार्टेड वे में थोड़ी लड़ाई लड़ी जाती है। फिर जब लड़ेंगे तो फिर खुलकर लड़ेंगे, पूरा जोर लगाकर लड़ेंगे, और हमने लड़ा। और उसका ये लाभ ये भी हुआ कि हमारा अपना जो वर्कर है, कंसोलिडेट वापस होना शुरू हुआ। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चुनाव की कहानी होती है। चुनाव तो कहानी का एक चैप्टर होता है, एक बुक का, एक किताब का एक चैप्टर होता है। अगले चैप्टर तक हम अपने आप को और कंसोलिडेट करेंगे। हमारे अब 2 राइवल्स मान लेते हैं हम दिल्ली में। एक को हमने इस बार हराया, अगले वाले को अगली बार भी हरा देंगे, दोनों को मैं तो हराएँगे देख इकट्ठा। रही हूँ कि पंजाब की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उस पर भी कांग्रेस पार्टी हमला कर रही है। आपकी टाइमलाइन पे ही देखा मैंने। आप लोकसभा चुनाव से देखिए, पंजाब में कोई अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने लोकसभा की सीटों में नहीं रखी थी। हम अपनी लड़े, वो भी लड़े। और पंजाब का जो हमारी यूनिट था पीसीसी, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे हमें आग्रह किया था कि नहीं साहब, पंजाब में कोई आवश्यकता नहीं है, हम काबिल हैं, हम सक्षम हैं, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। तो यानी दिल्ली की हार का कोई भी एक पछतावा, कोई पशेमानी कुछ नहीं है कि दिल्ली जो है वो बीजेपी के हाथ में चली गई 27 साल बाद। अब हम देख रहे हैं उनकी राजनीति का भगवा रंग, हम देख रहे हैं कि दिल्ली को किस अरफा तरह जी से। अरफा जी, कोई भी अ, राजनीतिक दल इलेक्शन लड़ता है तो खुद अपने आप को जिताने के लिए लड़ता है, किसी और को जिताने के लिए नहीं लड़ता। अब जाहिर सी बात है, चुनाव है, कुछ हारेंगे तो कुछ लोग जीतेंगे। और बीजेपी की विचारधारा से हम वाकिफ हैं, बहुत अच्छी तरह बखूबी वाकिफ हैं। और इनको इनसे हम आज से नहीं लड़ रहे हैं, दशकों से लड़ रहे हैं। जब ये विचारधारा का नाम कुछ और था, जनसंघ था, उससे पहले हिंदू महासभा था, हम तो लड़ते ही आए हैं इनसे। इनसे लड़ना हम जानते भी हैं। कभी उतार-चढ़ाव हो जाए इसका मतलब नहीं कि हम इनको हराना नहीं जानते। स 75 साल में से लगभग 55 साल तो हम ही सत्ता में रहे, इनको हरा के ही रहे हैं। तो जिसकी विचारधारा है, आइडेंटिफाइड है, उसको हराना भी मुश्किल नहीं होता, आसान होता है। उससे लड़ना भी आसान होता है। उस लड़ाई के कॉन्टूर्स हम जानते हैं। उस नैरेटिव का फ्रेमवर्क हम जानते हैं। अब ये कोई ऐसी पार्टी आ जाए जिसका कोई विचारधारा, मतलब दूर-दूर तक विचारधारा से कोई रिश्ता ना हो। जब सूट करता है हनुमान चालीसा खोल के बैठ जाते हैं, जब सूट करता है कहते हैं अरे बिल्किस बानो पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो स्कूलों और अस्पतालों पे बोलेंगे। तो ये सिलेक्टिव जो आपकी आइडियोलॉजी होती है, कन्वीनिएंट आइडियोलॉजी ऑफ कन्वीनियंस, ऐसी पार्टी से क्या रिश्ता हो, कितना लंबा रिश्ता चल सकता है वोटर का? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पार्टियां तो नहीं, आपस में रिश्ते रखती हैं। आपकी बात में दम है और विचारधारा के स्तर पर मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। नहीं, अगर मैं मुझे मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वोटर ऐसी पार्टी से रिश्ता कैसे रखेगा। जी हाँ, बात लेकिन वोटर की कर रहा हूं मैं। मुझे एक किताब लिखनी होगी अगर, तो मैं यही लिखूँगी, मुझे थीसिस लिखनी होगी, पीएचडी की ये लिखूँगी, लेकिन जो ज़मीनी सच्चाई है, जो ज़मीनी राजनीति है, जिसमें वोटर के सामने ऑप्शंस क्या-क्या हैं। अंग्रेज़ी में एक शब्द होता है लेसर इविल, कम बुरा। तो कम बुरे को अगर वोटर चुन लेता है, खासकर वो वोटर जो कमज़ोर तबकों से आता है, चाहे वो भारत के अल्पसंख्यक हों या भारत के दलित बहुजन समुदाय के लोग हों, तो चलिए ये दूर की बात है। अब मैं आपसे दूसरे सवाल पे आ जाती हूँ। दिल्ली से आगे अब जो फ्यूचर है उसे हम किस तरह से देख रहे हैं? 9 स्टेट सिर्फ बजे बचे हैं फिलहाल, जिसको हम देख रहे हैं, जिसके पास कर्नाटक आपके पास है, जम्मू कश्मीर है, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पंजाब। 9 स्टेट सिर्फ बचे हैं जिनमें अभी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है। इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि 2029 नहीं, 2039 तक भी इस पॉलिटिकल पार्टी को हिलाना बहुत मुश्किल है। अब मुझे बताइए कि क्या इंडिया अलायंस दिल्ली की हार के बाद बच पाएगा? इसमें कितनी पार्टियाँ बच पाएँगी? हमने दिल्ली में देखा समाजवादी पार्टी को होना आपके साथ था, लेकिन वो हो गया आम आदमी पार्टी के साथ। तो हमने ये देखिए टूटते-बिखरते हुए तो देखा। अब मुझे आप ये बताइए इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या है? आफा जी, इंडिया अलायंस एक राष्ट्रीय गठबंधन, राष्ट्रीय चुनावों को लेकर, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर है था भी, है भी, और रहेगा भी। मुझे लगता है इस एक लाइन में सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके दर्शकों को कि राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय चुनावों को लेकर ये अलायंस है, था और रहेगा। तो 2029 तक इंतज़ार करें हम? राष्ट्रीय मुद्दे तो कभी भी आते हैं, रोज नहीं, आते हैं। मेरा मतलब महंगाई एक मैं राष्ट्रीय मुद्दा है।
भ्रष्टाचार चुनाव एक राष्ट्रीय मुद्दा है, मार्केट लेकिन एक राष्ट्रीय मुद्दा है, मुद्दे भी तो होते हैं ना, चुनाव ही नहीं होते, मुद्दे भी लेकिन होते हैं। लेकिन आप सिर्फ ले चुनाव के नज़रिए से क्यों देखती हैं किसी सही भी बात है। रिश्ते को? क्योंकि एक एक लोकतंत्र में चुनाव एक पैमाना है ये देखने का कि कौन-सी राजनीतिक विचारधारा, कौन-सी राजनीतिक पार्टी और समूह जनता को पसंद आ रहे हैं या नहीं, किस दिशा में चल रहे हैं। तो चुनाव तो एक बहुत बड़ा तो लिटमस टेस्ट है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है कि चुनाव 5 साल बाद ही आते हैं, तो अब उसमें तो 29 से पहले आए तभी आएँगे जब नीतीश बाबू या चंद्रबाबू जी मेहरबानी कुछ कर देंगे देश पर, तो हो सकता है जल्दी चुनाव आ जाएँ। अभी तो बिहा फिलहाल जब तक वो मेहरबानी नहीं करते इस देश पर, तब तक तो चुनाव 29 में ही है। तो बिहार का भी चुनाव आने वाला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसके अलावा हम केरल का चुनाव भी देख रहे हैं, बहुत दूर नहीं है। इसको लेकर शशि थरूर को लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं। तो मुझे ये बताइए, आपने फिलहाल इतना तो कहा है कि इंडिया अलायंस अभी कहीं नहीं जा रहा है। मुझे बहुत साफ जवाब नहीं मिला, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अभी टूटते हुए नहीं देख रहे हैं। जब तक आधिकारिक खबर नहीं आ जाएगी, तब तक टूटते हुए नहीं देख रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर चुनाव में पर, बना रहेगा। राष्ट्रीय चुनाव और जी राष्ट्रीय हाँ, मुद्दे, ये चलिए अब इसलिए राष्ट्रीय गठबंधन था। जी हाँ। राज्यों की परिस्थितियां अलग-अलग हैं। जैसे जी, पंजाब का आप ही ने उदाहरण दिया, दिल्ली का उदाहरण आपने दिया। तो राज्यों की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं और हर पार्टी को हक है कि वो अपने आप को मजबूत करे अपने राज्य में। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने आम आदमी का समर्थन दिया दिल्ली में। वो बिल्कुल दे आर फ्री टू डू दैट। कोई ऐसी ऐसा कुछ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखिए। हम कोई फ़ोन उठा के डराएँगे, धमकाएँगे तो नहीं अपने पार्टनर्स को कि नहीं साहब उसका समर्थन मत करिए, हमारा करिए। ये कांग्रेस की परंपरा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि गठबंधन के धर्म में इस तरह की बातों की कोई जगह होती है। मैं शशि थरूर जी के मुद्दे पे आती हूँ ज़रा-सी देर में, लेकिन मुझे ये बताइए कि दिल्ली हारने के क्या मायने हैं? फिर से एक बार या मैं कहूँगी दिल्ली बीजेपी के हाथों में जाने के क्या मायने हैं? ये मुझे लगता है एक पड़ाव है, ये मंज़िल नहीं है। दिल्ली की मंज़िल कांग्रेस है। 15 साल अगर दिल्ली ने मौका दिया कांग्रेस पार्टी को, उससे पहले 5 साल दिया था बीजेपी को, 10 साढ़े 10, 11 साल दिया अरविंद को और 15 साल अगर कांग्रेस को दिया उन्होंने मौका, तो मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली और कांग्रेस का रिश्ता बीच में पड़ाव कई आ जाते हैं, मोड़ आ जाते हैं, हर रिश्ते में आते हैं, लेकिन अंत में फिर से दिल्ली कांग्रेस की तरफ ही जाएगी। अगले चुनाव में आप देखिए ज़रूर दिल्ली कांग्रेस की तरफ आएगी। शशि थरूर जी कह रहे हैं कि भई अगर कांग्रेस को मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैं कहीं और चला जाऊँगा, मेरे पास तो विकल्प बहुत हैं, मैं किताबें मैंने लिखूँगा, पूरा कविता पॉडकास्ट लिखूँगा। सुना। हुँ। उसमें ऐसी कोई उसमें से 1-2 लाइनें निकाल कर जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है हुँ, हुँ। वो भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से डेस्परेशन दिखाता है कि उनको लगता है कोई मौका निकाल लो। 4 लाइनें यहाँ से निकाल ली और कह दिया देखो, देखो थरूर जी जा रहे हैं। अब अगर हमारे सारे नेता आपको इतने प्यारे लगते हैं, तो फिर अपनी पार्टी बंद कर दीजिए ना। आप तो हमारे ही लोगों पर निर्भर रहना चाहते हैं। इसमें भारतीय गलती जनता की पार्टी इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। पवन खेड़ा जी देखिए पूरा स्टेटमेंट मेरे सामने है यहाँ पर शशि थरूर कह रहे हैं सिर्फ़ अगर एक लाइन मैं कहती हूँ चलिए एक लाइन भूल जाइए। यहाँ उनकी 6 लाइनें एक साथ पढ़ देते हैं। वो अंग्रेज़ी में अगर मैं उसको पढ़ूँ तो वो नहीं, कहते कल हैं कि उन्होंने खुद इसका स्पष्टीकरण दे दिया तो उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। हाँ, कल लेकिन उन्होंने ये ही पूरा लेकिन ये भी स्पष्टीकरण दिया। वो भी अब मैंने फिर से देखा। हम परसों पे चले जाएँ, मुझे नहीं हुँ, लगता कि ये उचित लेकिन होगा। ये वही व्यक्ति है जिसको ये विचार आया उसी और उसने व्यक्ति ने उसी व्यक्ति ने कल स्पष्टीकरण दिया और हम फिर परसों की बात करें, ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि पार्टी का दबाव रहा होगा, मुझे नहीं पता अंदर खाने क्या हुआ लेकिन हम मैं इस तरह के लोग नहीं हैं कि अगर दबाव डालना होता तो सिंधिया जी वहाँ जा सकते थे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये वही व्यक्ति है जिसने कैमरे के सामने बाकायदा 1 नहीं 5 वाक्य एक कल साथ भी बोले उन्होंने हैं। कैमरा के सामने बोला जो भी बोला। तो यानी कांग्रेस पार्टी को कोई फ़िक्र नहीं है। आप 2 बार चुनाव एक हार चुके हैं केरला में, आपको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि शशि थरूर चलिए मान लेते हैं कि किसी अरे पार्टी जब वो में ना नहीं भी जा रहे जाएँ। तो फिर हम क्यों फ़िक्र करें? मतलब नहीं बैठे-बैठे मान फ़िक्र लेते करते मान रहें, ले जब वो खुद कह रहा है कि साहब मेरे को दूर-दूर तक बीजेपी से मतलब नहीं है, तो फिर भी हम फ़िक्र करें। नहीं हमें मान फ़िक्र लेते देश की है, हमें फ़िक्र अपने एक-एक हिंदुस्तानी की है, आपकी है, अपनी है, सबकी फ़िक्र रखते हैं साहब। मियाँ जी क्यों बीमार है? शहर का अंदेशा है। अरे साहब, लेकिन जब शहर में कुछ नहीं है तो क्या क्यों बीमार रहें हम? लेकिन मान लेते हैं चलिए कि वो बीजेपी नहीं जा रहे हैं, किसी और पार्टी नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा नेता आपका केरला में और खासकर मैं कह रही हूँ एक के बाद एक हमेशा ये होता था केरल में कि दूसरी पार्टी यानी एक बार आप जीतते थे और एक बार दूसरा अलायंस जीतता था जो लेफ्ट लेड अलायंस था, लेकिन 2 बैक टू बैक हार हुई। इतना बड़ा नेता अगर मन से चुनाव में शामिल नहीं होता है, तो आपको कोई खतरा वो महसूस नहीं हो रहा? पूरे शशि थरूर जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो जो भी करते हैं, मन से करते हैं। आप उनके द्वारा बोला गया, लिखा गया, किताबें अगर आप उनकी पढ़ें तो मालूम पड़ता है कि वो बड़ी शिद्दत से अपना काम करते हैं। वो
पूरे मन से अपना भी चुनाव लड़े और मुश्किल चुनाव था, अच्छी तरह से जीते। और ये चुनाव जो अभी आ रहा है, हमारा एक-एक नेता, डॉक्टर थरूर, सब मिलकर मन से लड़ेंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान की ज़रूरत यही है कि इस तरह की ताकतों को हराने के लिए हमें सब अपने गिले-शिकवे भूलकर मिलकर लड़ना होगा, मन से लड़ना होगा। अभी मुद्दे जो सामने नज़र आ रहे हैं, अभी मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने में वक़्त है, लेकिन जो मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं पूरी दुनिया में, जहाँ मैं कैलिफ़ोर्निया में यहाँ बैठी हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स का ये एक हिस्सा है कि सारी खबरें, ऐसा लगता है पूरा न्यूज़ साइकिल ही चेंज हो गया है। सारी खबरें यहाँ से निकल रही हैं, एक खबर को पूरी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है और दूसरा अनाउंसमेंट हो जाता है। तो यहाँ भी बिल्कुल एक तरह से ज़लज़ला आ रहा है, राजनीतिक एक भूचाल, जिसके चपेटे में भारत भी है। लेकिन इससे पहले कि मैं आऊँ कि टैरिफ की क्या बात हो रही है, भारत के जो प्रवासी भारतीय थे, अप्रवासी, उनको किस तरह से ज़लील करके निकाला गया, नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से असरदार नहीं साबित हुए। मुझे बताइए कुंभ का जो पूरा मामला था, कुंभ में जिस तरह से भारत के नागरिक की जीवन की गरिमा को जिस तरह से कुचला गया, बिल्कुल, मैं कहती हूँ एक तरह से पूरी दुनिया के सामने, अगर यहाँ भी देखिए, अगर बात करने की कोशिश करें तो सब जानते हैं कि भारत एक गरीब देश है, मेहनतकश लोगों का देश है। ऐसे लोग जो बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई-लिखाई करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इस तरह की बदसूरत तस्वीरें सामने आती हैं, जहाँ भारतीय नागरिक के जीवन की कोई कीमत नहीं है, तो बहुत दुःख होता है, इस तरह से भारत को देखा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन इन जनरल और कांग्रेस पार्टी खासकर इस मुद्दे को, कुंभ में जिस तरह से भारत के नागरिकों के साथ जुल्म हुआ, जो कुप्रबंधन हुआ, धर्म के नाम पर जिस तरह से हमने देखा, उसको ठीक तरीके से उठा पाई? देखिए, आपने बहुत सारे सवाल एक इसमें डाल दिए। पहले शुरू करते हैं ट्रंप और भारत के रिश्ते, ट्रंप वो और मोदी आती हूँ, के मैं रिश्ते। ट्रंप पे अलग से सवाल पूछूँगी, पहले अच्छा, कुंभ पे आपने आप शुरू जवाब उससे किया तो मुझे जी, लगा जी, वहीं से, जी, ठीक जी। है। अ, कांग्रेस पार्टी, ऑपोजिशन पार्टीज़ लगातार ऐसा हर मुद्दा उठाती हैं, जो हम सब की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। वो ट्रेन एक्सीडेंट्स का मुद्दा हो, भगदड़ जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची या कुंभ के दौरान प्रयागराज में मची, उस पे हमने पूरी तरह से आवाज़ उठाई। हम आवाज़ उठाने में कहीं पीछे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं चूक रहे। कुप्रबंधन के विषय में हम लगातार रोज़ बोल रहे हैं। और जो अमेरिका से जिस तरह से निर्वासित किए गए, जो गैर-कानूनी रूप से भारतीय वहाँ थे, उस पर तो हमने बाकायदा लगातार हर स्तर पर आवाज़ उठाई ही है। ये बार-बार आरोप जो विपक्ष पर लगता है, आप आवाज़ नहीं उठा रहे, आप, अब मुझे नहीं लगता ये कहाँ से आ रही, समझ में नहीं आ रहा है, ये बातें कहाँ से आ रही हैं। सोशल मीडिया पे नहीं, ट्वीट करने सोशल को अगर मीडिया आप पे कहते हैं कि की बा आवाज़ नहीं, उठाना, नहीं, लड़ाई कहाँ लड़ी जाती है? सड़क सड़क पे पे लड़िए। तलवार निकाल के तो नहीं लड़ा जाता ना तलवार नहीं, लोकतंत्र। आवाज़ तो नहीं, निकालिए, नहीं, सड़क पे आवाज़ आवाज़ निकालिए। कहाँ होती है, मुझे बताइए? कहाँ? मुझे बताइए। मीडिया पर, सोशल कोई मीडिया पर, प्रोटेस्ट मार्च और हो, कहाँ? कोई संसद चल रहा हो तो संसद पर। प्रोटेस्ट मार्च भी होते हैं, बिल्कुल हुए हैं, इस पर भी हुए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मची, उस पर भी प्रोटेस्ट मार्च हुआ है। जिस तरह से भारतीयों को वहाँ से भेजा गया अमेरिका से, उस पर हमने जंजीर बाँधकर अपने हाथों में, हमारे पूरे एमएलए गुजरात के ये प्रोटेस्ट मैं मार्च कर कहूँगी। रहे थे। ये मैं एक कहूँगी, सेकंड, ये मैंने एक देखा सेकंड। है, नहीं, नहीं, ये मेरी ज़रूर मेरी देखा बात है। अब हो जाने हुँ। दीजिए। लगातार हर चीज़ पे प्रोटेस्ट होता है। फिर भी कहा जाता है, "अरे साहब, आप प्रोटेस्ट नहीं करते।" प्रोटेस्ट करते हैं, "अरे यहाँ सड़क पर 50 लोग आ गए, क्या होता है? मीडिया में कुछ नहीं बोलते।" वहाँ बोलते हैं, कहते हैं सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोलते। वहाँ बोलते हैं, "अरे संसद में बोलिए।" संसद में भी बोल, हम हर जगह बोलते हैं साहब। क्यों नहीं सुनाई दे रहा लोगों को? हुँ। इससे बेहतर आपको लगता है कुछ नहीं कर सकते। मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि जो मुझे आप संसद बताइए क्या कर सकते हैं? संसद में ख़ासकर जिस तरह से देखा हमने, उसको इंटरनेशनल मीडिया में भी जगह मिली, ना सिर्फ़ के राष्ट्रीय मीडिया में, क्योंकि वो एक सिंसियर एफ़र्ट थी। लेकिन मैं कहती हूँ ज़बानी जमा-ख़र्च ज़्यादा चीज़ों पर बस एक ट्वीट कर दिया, पवन खेड़ा ने एक ट्वीट कर दिया, 2 और आपके स्पोक्स पर्सन उन्होंने ट्वीट कर दिया, आपके लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने उन्होंने उसको रीट्वीट कर दिया, 1-2 हज़ार 3 हज़ार लोगों ने। इससे बात नहीं बन पा रही है जितना ज़्यादा कुंभ में, मैं कहूँगी, कुंभ का ख़ासकर। आपने अप्रवासी भारतीयों का मुद्दा अच्छा उठाया और उसको इंटरनेशनल प्रेस भी मिला उसको, और बाकी बात है भी, भारत के लोगों की गरिमा की बात है, लेकिन कुंभ को लेकर जिस तरह से आप थोड़ा डर रहे थे कि ये धर्म का मामला है, इसमें बहुत ज़्यादा कहना कैसी ठीक नहीं बात कर रहेगा। रहे हैं आप? इसमें धर्म का तो कोई कुव्यवस्था अगर हो रही हो, उसमें धर्म कहाँ से आया? धार्मिक एक आयोजन है, हर 12 साल में होता है और होना भी चाहिए, बहुत अच्छी तरह होना चाहिए, ताकि किसी को भी, जो श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, उनको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसमें कहाँ चूक हुई? हम तो पूरा हर हर बार सवाल उठा रहे हैं।
रोज उठा रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि क्या करें? हमें ये बताइए। एक एक पार्टी, एक नेता 4000 किलोमीटर पैदल चलता है इस देश में, फिर उस पार्टी से पूछा जाता है, अरे आप क्या कर रहे हैं? सड़क पर नहीं आ रहे? उसके बाद वो 6500 किलोमीटर की एक और यात्रा निकालता है, फिर भी पूछा जाता है, आप सिर्फ ट्वीट ट्वीट खेलते हैं। अरे साहब, ट्विटर पर भी हैं, सड़क पर भी हैं, संसद में भी हैं, स्टूडियो में भी हैं, कहां नहीं है हम लोग? लेकिन फिर भी अगर हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, तो आपको ये सोचना होगा आरफा जी, कि क्या स्थिति है आज इस देश के लोकतंत्र की, कि विपक्ष की आवाज को मेन स्ट्रीम लेगेसी मीडिया, आजकल आपके जहां आप बैठी हैं कैलिफोर्निया में, वहां एलॉन मस्क जी उसको लेगेसी मीडिया कहते हैं, तो चलिए मैं भी लेगेसी मीडिया कह देता हूं। कैसे रोज हमें दबाया जा रहा है, कैसे हमसे हमसे सवाल पूछा। अरे 11 साल से जो सरकार में है, उनसे आप सवाल पूछ नहीं पा रहे, सारे सवाल कांग्रेस से पूछते हैं, क्यों? ये पूछना जरूरी है। तो जो आप हमसे पूछ रही हैं, बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन गलत व्यक्ति से पूछ रही हैं। ये सवाल आपको लेगेसी मीडिया से पूछना चाहिए कि विपक्ष से ऐसी क्या दुश्मनी है साहब आपको? खैर, ये तो बहुत पुराना खेल हो चुका, हमें आपको आदत हो चुकी है पिछले 11 साल में लगभग यही तो कि वो गलत है कि हमें आदत हो गई है। कि हमें आप आदत नहीं बोलेंगे होने वो देनी वो चाहिए, ना दिखाएँगे। अपनी तो ना मैं इस सिर्फ ये देश कह की। रही हूँ, एक आधुनिक राजनीतिक दल होने के नाते आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आपको नए तरीके ढूँढने होंगे। चाहे वो अल्टरनेट मीडिया से आपको बिल्कुल। बात करनी है या जनता तक पहुँचना है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। शिकायत का वक़्त बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा नहीं, चुनाव नहीं, भी आपने बहुत दूर है। पूछा तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, कोई मैं शिकायत नहीं कर रहा। नहीं, नहीं, मैं मैं वही बोल बिल्कुल, रही हूँ। हम लोग वही अल्टरनेटिव प्लान्स पे ही काम कर रहे हैं। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये अल्टरनेट मीडिया से बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत सशक्त एक उदाहरण हमने दिया, कैसे जनता से संवाद करने का, डायरेक्ट संवाद करने का, बिना किसी तथाकथित बिचौलिए के। यही तो किया। अब डोनाल्ड आज ट्रम्प के जी। राहुल जी अलग-अलग वीडियोज़ निकालते हैं। ये भी एक तरीका है लोगों तक पहुंचने का, बहुत सशक्त तरीका है। उनके उस उन वीडियोस की ट्रैक्शन होती है, उसमें एंगेजमेंट्स जो आप देखेंगे आपको हुँ। समझ में आएगा कि हम एक आधुनिक तरीके से भी संवाद स्थापित करने की कोशिश बराबर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आ जाती हूँ मैं। जिस तरह से पूरी दुनिया पर असर हो रहा है, भारत इससे अछूता नहीं है। यहाँ अभी भी 7 लाख से ज़्यादा जिनको इल्लीगल इमिग्रेंट्स कहा जाता है, वो यहाँ पर हैं। हमने देखा कितना ज़लील और अपमानित करके यहाँ से भारतीय लोगों को भेजा गया। ये तो एक तरफ मुद्दा था। दूसरी तरफ मुद्दा टैरिफ्स को लेकर भी है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। मैं देख रही हूँ भारत के किसानों का मुद्दा भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो एक तरह का डील मेकर कहा जाता है कि वो सिर्फ सौदेबाजी जानते हैं और वो राजनीति को किस तरह से सौदे के लिए इस्तेमाल कर लें। आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी सरकार इसको ठीक तरीके से हैंडल कर पा रही है? खासकर जो कारोबारी रिश्ते हैं उनको लेकर या जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको लेकर? अभी तो यहाँ से हथियार सिर्फ बेचने की बात हो रही है, उसके बाद आप भारत की सड़कों पे देखेंगे टेस्ला कारें होंगी। आप खुद बताइए, जब राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी एक मंच पर थे, उस मंच पर राष्ट्रपति ट्रंप किस तरह से हमें बेइज्जत कर रहे थे, हमें धमका रहे थे। वो टैरिफ के मुद्दे पर धमका रहे थे, लगातार धमका रहे थे। हम मुस्कुरा रहे थे, हमने जवाब नहीं दिया। उल्टा हम अकोमोडेट करे चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, भारत उनका विमान लैंड किया, कुछ घंटों बाद निर्वासितों का एक और विमान आया, वही बेड़ियों में जकड़े हुए। और इस बार तो ऐसा हुआ कि जो हमारे सिख भाई थे, उनकी जो दस्तार, उनकी जो पगड़ी होती है, उस तक को हटा के फेंक दिया गया। इस तरह से अपमानित करके हमारे हिंदुस्तानियों को वापस भेजा गया। ये प्रधानमंत्री अमेरिका से लौटे उसके कुछ घंटों बाद। तो क्या सौदेबाजी कौन कर रहा है? उस सौदेबाजी में नुकसान तो भारत का हो रहा है। नुकसान ऐसे-ऐसे विमान हमको दिए जा रहे हैं, लड़ाकू विमान, जिस पर एलन मस्क, जो अमेरिका के अदानी हैं, एलन मस्क कह चुके हैं कि साहब ये तो बेकार है, खराब माल है, आउटडेटेड है, और वही हम लेकर चले आ रहे हैं। तो जब एक देश आपके साथ सौदेबाजी कर रहा हो, आप उस सौदेबाजी में भी लगातार चुप हैं। पता नहीं क्या दबाव है मोदी जी पर। क्या ऐसा दबाव, पहले हम बोलते थे चीन का क्या दबाव है मोदी पर, क्योंकि चीन को क्लीन चिट आपके सामने, सबके सामने दिया 2020 जून में। अब हम बोल रहे हैं अमेरिका का क्या दबाव है आप पर। जो दबाव है बता दीजिए, साझा कर लीजिए देश के साथ। देश समझेगा आपको, आपकी तो हर मन की बात सुनता ही है देश ना। आपके मन में क्या है डर, बता दीजिए साहब। चीन से मैं इसलिए डरता हूं क्योंकि चीन मेरे बारे में ये जानता है, अमेरिका मेरे बारे में ये जानता है, बता दीजिए। हमें समझ में आ जाएगा कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से डरते हैं, इन कारणों से डरते हैं, चीन से डरते हैं, इन कारणों से डरते हैं, हम भी शांत हो जाएंगे।
यूक्रेन और रशिया का पूरा मामला शांत हो गया बिना भारत से एक शब्द बातचीत किए हुए। ऐसा लगता है कि एक रीजनल पावर के तौर पर भी भारत की जो जो पावर है वो बहुत कम हुई है। ये एक बड़ा मसला रहा। दूसरी तरफ आप ये देखिए, ऐसा लगता है कि अब ₹90 छू जाएगा डॉलर। तो एक तरफ आप रुपए की कीमत इतनी गिर रही है, आप तो दूसरी तरफ डॉलर और देखिए। यूक्रेन और बड़ी-बड़ी बातें कर रही हैं। मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ, इस देश से भी आपके माध्यम से, और खास तौर पे उन भक्तों से, अंधभक्तों से। 1971 बांग्लादेश की आज़ादी का मुल्क जंग चल रहा था, कि चल रही थी जंग। अमेरिका ने धमकाया भारत को, इंदिरा जी को। वो धमकी में नहीं आई। उन्होंने लाल आँख, असल में लाल आँख अमेरिका को दिखाई और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। आप आइए अब 2024-25 में, अब सुनने में आता है कि $21 मिलियन बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए अमेरिका से आए। भारत को क्या पता नहीं था? पता नहीं था तो बड़ी चिंता की बात है ये। बहुत ही फिक्र की बात है कि पता क्यों नहीं था? अपने देश के पड़ोस में उसको लोकतंत्र को डिस्टेबलाइज करने के लिए पैसा आ रहा है अमेरिका से और हमें मालूम नहीं है, और पता था फिर भी चुप रहे। तो ये और ज्यादा चिंता की बात है अरफा जी, क्योंकि इससे ये मालूम होता है कि हम एक फ्रेंडली गवर्नमेंट, शेख हसीना की सरकार को गिराने में हमारा कोई हाथ था? जवाब देना नरेंद्र मोदी जी। आप बात बहुत कर रही यूक्रेन गंभीर, और रशिया की। बहुत गंभीर बात बांग्लादेश कर रहे हैं। पड़ोस में है। बांग्लादेश ये 21 मिलियन आया तो कैसे आया? चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ट्रंप साहब सुबह उठते हैं कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। हम्म। मान लेते हैं उनकी बात को नहीं गंभीरता से लें, 1 मिनट के लिए ले लेते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो कैसे गया? क्या कर रहा हम्म। था भारत? भारत सरकार की क्या उसमें भूमिका थी? चुप क्यों थी? कैसे होने दिया? क्या इंटेलिजेंस फेलियर था? क्या पॉलिटिकल फेलियर था? या षड्यंत्र था? ये तो जानकारी हम सबको चाहिए ना, क्योंकि हमें तो 71 की बात याद रहती है। हमें भारत की वो छवि है हमारे दिमाग में। भारत के प्रधानमंत्री के पद की ताकत हमारे दिमाग में 71 से आती है। ये 24 में तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि ये भारत का प्रधानमंत्री है। पड़ोस में इतना बड़ा कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। बहुत गंभीर आप आरोप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भारत को पता मैं गंभीर होगा। सवाल उठा रहा हूं आरफा जी, हम्म। और ये सवाल उठना चाहिए। कैसे हो गया आ, बांग्लादेश में ये? भूल जाइए यूएस एड को, मैं उसको ज्यादा हम्म। गंभीरता से नहीं भी लूं तो। हम्म। हुआ कैसे? तो एक रीजनल पावर के तौर पे भी आपको लगता है कि जो ताकत है हमारी वो कम हो रही है, हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो अरे कम हो हमारी रहा है? सारी ताकत तो अपने ही देश पर एक दूसरे को आंख हम्म। दिखाने में जा रही है। तो ताकत कब आती है एक देश में? जब सब जी। एक होकर लड़ते हैं, एक होकर लोगों को समझाते हैं कि साहब हम एक हैं, हमारी तरफ देख मत लेना। यहाँ तो कोई हिंदू मुसलमान को देख रहा है, मुसलमान हिंदू को देख रहा है। ये क्या लड़ाइयां चल रही हैं? ऐसे में देश मजबूत होगा। अब ऐसे आखिरी में सवाल आप बिल्कुल रीजनल आपसे, पावर बनेंगे। बिल्कुल आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि अब डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में आने के बाद एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर आप किस तरह से जो दुनिया की पूरी राजनीति है उसे किस तरह से आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और आप नरेंद्र मोदी सरकार को क्या करते हुए, कैसे हैंडल करते हुए देखना चाहते हैं? आरफा जी, भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए और एग्रेसिव होना पड़ेगा। ये जयशंकर की तरह नहीं कि चीन तो बड़ी इकोनॉमी है साहब, हम उनसे कैसे मुकाबला करें? ये क्या तरीका है? जो चीन बड़ी इकोनॉमी है हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते कह सकता है, वो अमेरिका के आगे और नतमस्तक होगा। ये सबके आगे झुके चले जाओगे तो आप कैसे अपने हितों की रक्षा करोगे? हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर ओन इंटरेस्ट एज अ कंट्री इफ यू कीप सरेंडरिंग योर इंटरेस्ट टू चाइना बिकॉज दे आर अ लार्ज इकोनॉमी, टू अमेरिका बिकॉज यू हैव सम प्रेशर ऑन यू फ्रॉम अमेरिका? आई डोंट नो व्हाट दैट प्रेशर इज। नहीं, लेकिन वो तो बहुत करीबी दोस्त भी हैं। जयशंकर जी ने ही कहा कि जो 3 सबसे पहले नेताओं का, पूरे दुनिया के नेताओं का, वर्ल्ड लीडर्स का फ़ोन लिया, उसमें नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे, तो उनकी ताकत को आप इसी में कम मत खुश हो आंकिए। जाते हैं ये लोग। इसी में खुश हो जाते हैं कि सबसे पहले फोन किसका उठा लिया। शर्म आनी चाहिए। आप याद करिए इंदिरा जी ने कैसे डराया था, सेवेंथ फ्लीट याद करिए, और ये देखिए, तुलना कीजिए कि साहब फोन उठा लिया, पहले फोन उठा लिया, सबसे पहले फोन पे बात हो गई। कमाल है, ये भारत की ताकत है। पवन किरण जी, कमजोर बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री का मतलब ये नहीं होता कि देश कमजोर है। देश जी। मजबूत है, प्रधानमंत्री कमजोर है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। तो नजर रहेगी इन मुद्दों पर और खासकर इंडिया अलायंस को लेकर मैं फिर आपके सामने फिर आपसे बातचीत करूंगी आने वाले जो चुनाव हैं उसके शुक्रिया। मद्देनजर, क्योंकि देश को लोकतंत्र को पूरी दुनिया में लोकतंत्र का इतना बड़ा संकट है। दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है अमेरिका, वहां पर लोकतंत्र का सबसे बड़ा झंझट हो रहा है, सबसे बड़ा संकट हो रहा है। ऐसे में भारत कम से कम अपने आप को कमजोर नहीं दिख सकता और आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी की कि सरकार का कान पकड़कर उसको सही दिशा में लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।